आइए आज इस भाग में हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि आपका पूरा एथिक्स का सिलेबस ये किन खंडों में बटा हुआ है और कैसे ये आपस में असल में एक दूसरे से जुड़ता है। अब देखिए, मैं कुछ इसको इस तरह से समझता हूं। मैं मानता हूं कि पूरी नैतिकता जो आपको पढ़ाई जा रही है वो असल में इसलिए पढ़ाई जा रही है कि हम इधर प्रोडक्ट के रूप में, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में निकाल सकें एथिकल कंडक्ट, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में नैतिक आचरण। आप नैतिकता क्यों पढ़ेंगे? किसी को क्यों पढ़ाएंगे? आखिर क्या चाहते होंगे आप अल्टीमेटली यही तो चाहेंगे कि लोग नैतिक आचरण करें। तो क्या पता लगा लें? अगर हम ये पता लगा लें कि नैतिक आचरण में बाधाएं क्या हैं, ठीक है, इसकी बाधाएं पहचान लें। ये पहचान लें कि लोग नैतिक आचरण क्यों नहीं करते हैं। तो जितनी बाधाएं आप पहचानेंगे, मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पर कह दें कि सपोज कीजिए हम यहां 4 बाधाएं पहचान लें। तो जब आप 4 बाधाएं पहचानेंगे तो इसका मतलब है कि उन 4 बाधाओं का समाधान करने के लिए 4 कोई बातें होनी चाहिए जिनसे एक एक करके बाधाएं खत्म हो जाएं, तब हमको इधर प्रोडक्ट के तौर पर नैतिक आचरण मिलेगा। यही एथिक्स का सिलेबस होगा। पूरा एथिक्स का सिलेबस इस बात की पहचान करके बनाया गया है कि एक व्यक्ति नैतिक आचरण क्यों नहीं करता है। उसके जो जो घटक है उनकी पहचान कर ली जाए और फिर उन्हीं पहचान करके उन घटकों को एक एक करके हम उनको हटाते चले जाएं, इधर फाइनली हमको नैतिक आचरण मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा डॉक्टर क्या करता है? आपकी पूरी बात सुनता है और पूरी बात सुन के वो आपकी बीमारी का पता लगाता है। बीमारी पता लगा कि वो देखता है डायग्नोसिस करके कि आपके शरीर में या आपके भीतर कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या चाहता है। उन सारी समस्याओं का इलाज करके क्या करे, इधर आपको हेल्दी अवस्था में वापस लौटा दे। जैसे डॉक्टर अल्टीमेटली स्वास्थ्य की दशा में वापस लौटाना चाहता है, वैसे ही एथिक्स का पूरा सिलेबस आपको एथिकल कंडक्ट तक ले आना चाहता है, नैतिक आचरण तक ले आना चाहता है। ठीक है, अब जरा देखें कि नैतिक आचरण में बाधा क्या है। तो हम पहचानने जा रहे हैं कि असल में मॉरल क्राइसिस, जिसको मैं कहता हूं मॉरल क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, नैतिक संकट, ठीक है, क्यों पैदा होता है। मैं इसकी 4-5 बाधाएं आपको बता रहा हूं। वही 4-5 बाधाएं कैसे हटेंगी, इन्हीं के समाधान को आपके पूरे नैतिकता का पाठ्यक्रम हम कहेंगे। कैसे? देखिए, पहली बाधा है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। अभी ज्ञान क्या होगा भाई? ज्ञान का मतलब है सही गलत की जानकारी ना होना। परिणाम क्या होता है? जब आदमी ये जानता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो गलत काम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है, ये मानते हुए कि वो सही कर रहा है। कब तक? जब तक उसके पास ज्ञान ना आ जाए। जैसे मान लीजिए कि एक समय हमारे देश में सती प्रथा थी। तो जो स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थीं, क्या मान के सती होती रही होंगी? वो ये मान के सती होती रही होंगी कि वो नैतिक आचरण कर रही हैं।
आज हम क्या कहते हैं? आज हम कहते हैं कि सती प्रथा अनैतिक व्यवस्था थी। इसका मतलब आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले जो स्त्रियां सती हो रही थी, उनके पास ये ज्ञान नहीं था कि उनका ये आचरण अनैतिक है। जब कोई स्त्री सती होती थी तो पूरे समाज के पुरुषों की भीड़ लगती थी, जो उसको सती होता हुआ देखते थे, और शायद सती मैया की जय का नारा भी लगाते थे। क्या सोच के करते रहे होंगे कि एक स्त्री को जलाकर जघन्य अपराध कर रहे हैं या संस्कृति के गौरव की रक्षा हो रही? मानते थे कि संस्कृति के गौरव की रक्षा हो रही। आज क्या किसी स्त्री को अगर ऐसे ही चिता में बैठा के जलाया जाए उसके पति के मरने के बाद, आप उसको देख सकेंगे? नहीं। क्या बदला है? बदला ये कि आज हमारे पास ज्ञान आ गया कि कुरीति थी, ये एक नैतिक आचरण नहीं था। इसका मतलब है कि अगर किसी समाज को या किसी व्यक्ति को यह पता ही ना हो कि क्या कुरीति है, क्या रूढ़ी है और क्या नैतिकता है, तो रूढ़ियों कुरीतियों के अज्ञान में रहकर वो उनका पालन करता है और मानता है कि नैतिक आचरण कर रहा है। परिणाम स्वरूप समाज नैतिकता से दूर रहता है और इधर प्रोडक्ट के तौर पर हमको नैतिक आचरण नहीं मिलते हैं। जैसे इसी तरह का दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, वर्ण व्यवस्था का। समाज में हजारों साल वर्ण व्यवस्था रही। जिन सवर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों ने वर्ण व्यवस्था का पालन किया होगा, यहां तक कि जिन शूद्रों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया होगा, क्या मान के स्वीकार किया होगा? यही मान के स्वीकार किया होगा कि नैतिक है। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि 2500 साल से ज्यादा समय तक हमारे समाज में एक कुरीति अपनी जगह बनाए रख सकी और सवर्ण, दलित सब अनैतिक आचरण में सहभागी रहे। आज हमारे पास ज्ञान है जिससे हम समझते हैं कि ऐसी वर्ण व्यवस्था नैतिक नहीं है। परिणाम स्वरूप उस वर्ण व्यवस्था के आचरण को हम हटा पाए। इसका मतलब जिस समाज को सही और गलत पहचानना ना आता हो, जिस व्यक्ति को सही गलत पहचानना ना आता हो, ऐसे मानकों, ऐसे आदर्शों से परिचित ना हो कि कैसे पता करूं कि जो आचरण मैं करने जा रहा हूं ये नैतिक है या अनैतिक, तब उसके नैतिक आचरण करने की संभावना कम होती है। दुनिया में आज तमाम आतंकवादी हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन के अपने आप को उड़ा देते हैं। सोचिए जरा कि जब कोई अपने आप को मारता होगा, क्या सोच के मारता होगा? अनैतिक काम कर रहा है, नैतिक काम कर रहा है? यही सोच के करता है वो कि नैतिक काम कर रहा है। हम आप क्या कहते हैं? अनैतिक काम कर रहा है। अंतर क्या है इसका? वो व्यक्ति जरूर एक धार्मिक कट्टरता के अज्ञान में है और उस धार्मिक कट्टरता को सही बात मानकर, कुरान, बाइबल या किसी वेद में लिखी गई बात को सत्य मानकर वो अपने आप को मारने पर आमादा हो। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं धार्मिक फेनेटिक है, वो रिलीजियस फेनेटिक है, वो धार्मिक कट्टर आदमी है, उसको सही गलत का ज्ञान ही नहीं है। तो पूरे नैतिक समस्याओं के कारण में एक भूमिका कौन निभाता है? ज्ञान का अभाव। इसका मतलब जब तक एक विद्यार्थी के तौर पर आप ये नहीं सीखेंगे कि क्या सही और क्या गलत, इसका पता कैसे लगाया जाए, तब तक अपनी सामाजिक परंपरा और संस्कृति को आप बिना परीक्षा के मानते रहेंगे और इससे व्यवहार में इधर आपको नैतिक आचरण पाने में बाधा में होगी। तो अगर मैं मिल को पढ़ूं, कांट को पढ़ूं, गांधी को पढ़ूं, रॉल्स को पढ़ूं, तो क्यों पढ़ूंगा? क्या आपको फिलॉसफी पढ़नी है? नहीं जनाब, आपको फिलॉसफी नहीं पढ़नी है। आपको कांट पढ़ के सीखना है कि कांट ने कौन सा फार्मूला दिया जिसको हम अप्लाई करके किसी भी आचरण के बारे में पता लगा सकते हो कि आचरण नैतिक है या अनैतिक। मान लीजिए मुझे पता लगाना हो कि बुर्का पहनना नैतिक है या अनैतिक। मान लीजिए मुझे पता लगाना हो कि सिंदूर लगाना नैतिक है या अनैतिक। अब अगर मैं मुसलमान हूं, मुसलमान स्त्री हूं, मुझे सिखाया गया है कि बुर्का पहनना चाहिए और मेरे पास के अलावा कोई प्रतिमान ना हो, तो मैं अपने इस आचरण को नैतिक मानती रहूंगी। अगर मैं हिंदू स्त्री हूं और मुझे सिखाया गया कि मुझे सिंदूर लगाना चाहिए, मंगलसूत्र पहनना चाहिए और मेरे पास की परीक्षा का कोई मानक नहीं, तो मैं कहूंगी कि मेरी संस्कृति, इसलिए मैं इसका पालन कर रही हूं। यह कैसे पता चले कि संस्कृति की जो बात जिसका आप पालन कर रही हैं वो सही है या गलत? इसी के फार्मूले कांट ने, जॉन रॉल्स ने, जीएस मिल ने प्रोवाइड किए हैं। तो जब हम आपसे कहते हैं कि आप थिंकर पढ़िए, विचारक पढ़िए, तो उनको इसलिए नहीं पढ़ना है कि उनका जीवनी सीखना है आपको। उनको इसलिए पढ़ना है कि उन्होंने पता लगाने की प्रक्रिया कैसे इजाद की जिससे हम आज समझ पाते हैं क्या नैतिक और क्या अनैतिक। आपके सिलेबस का पूरा पहला हिस्सा जिसमें मानव सह संबंध है, जिसमें नैतिकता का सार है,
जिसमें नैतिकता के निर्धारक तत्व हैं, जिसमें निजी और सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र है, जिसमें दुनिया भर के महापुरुष समाज सुधारक और विचारक हैं, वो आपको इसी ज्ञान से लैस करेगा, जिस ज्ञान से लैस होने के बाद आपके पास कई ऐसे प्रतिमान होंगे जिन प्रतिमानों को किसी भी आचरण पर अप्लाई करके, लागू करके आप बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे कि उस आचरण को नैतिक मानना चाहिए या अनैतिक। इसलिए क्या होगा, तब आपके पास ज्ञान होने पर इस बात की संभावना कम होगी कि आप अज्ञानता के कारण कोई काम, अनैतिक काम, उसका समर्थन करेंगे। तो पहला जो आपके सिलेबस का खंड है पूरा, जिसको मैंने कहा कहां से शुरू होता है, पहला टॉपिक है इसका ह्यूमन इंटरफेस। इसी के बाद आगे आप पाएंगे इसी में है इसेंस ऑफ एथिक्स। इसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब है कैसे पहचानेंगे कि उस आचरण में नैतिकता का सार मौजूद है या नहीं है। ये पूरा खंड, पहला यूनिट जिसको आप कहते हैं, इसको पढ़कर आप सीख पाएंगे क्या सही और क्या गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या उचित और क्या अनुचित है। इससे क्या होगा, इससे नैतिक आचरण की संभावना बढ़ेगी। अब अगर नैतिक आचरण करने में केवल यही एक बाधा रही होती कि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता तब तक हम नैतिक आचरण नहीं करते, तो फिर बस क्या करते, आपको बैठा के कक्षा में नैतिक ज्ञान दे दें और कल से आप नैतिक आचरण करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब तो यह होना चाहिए कि जितने ज्ञानी लोग हैं उनको अनैतिक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या पाते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सारे पुरुष और स्त्रियां तो बहुत ज्ञानी हैं और सब जानते होंगे घूस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब ये सिलेक्ट होंगे तो इनमें से बहुत क्या करेंगे, घूस लेंगे शायद। तो क्या ज्ञान की कमी है? आप किसी सिविल सर्वेंट से पूछ लीजिए कि घूस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नैतिक है कि नैतिक, हर आदमी बता देगा कि घूस लेना अनैतिक है। लेकिन क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में घूसखोरी नहीं है? ये एक फैक्ट है। तब ये ज्ञान का अभाव वाला मामला तो नहीं है। इसका मतलब कुछ लोग तब भी अनैतिक काम करते हैं जब उनके पास ज्ञान होता है। जैसे इसका मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, दुर्योधन। दुर्योधन ने उन्हीं गुरुओं से शिक्षा पाई जिनसे पांडवों ने पाई, और पांडव नैतिक आचरण करते हैं और दुर्योधन अनैतिक आचरण करता है। अगर ज्ञान नैतिकता के लिए एकमात्र पर्याप्त शर्त रही होती तब दुर्योधन भी वही ज्ञान रखने के बाद जो पांडवों के पास है अनैतिक आचरण ना करता। एक बार उससे पूछा कि तुम अनैतिक आचरण क्यों करते हो? दुर्योधन ने जवाब दिया, वो रुचिकर है और वही जवाब हमको बता पाएगा कि अनैतिक आचरण का दूसरा स्रोत क्या है, यानी नैतिक आचरण तक पहुंचने में दूसरी बाधा क्या है। और उसी दूसरी बाधा को हटाने के लिए हमको सिलेबस में एक दूसरा हिस्सा जोड़ना पड़ेगा। दुर्योधन ने जवाब दिया, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। कहता है कि मैं सब जानता हूं कि सही गलत क्या है, लेकिन क्या करूं, सही काम में मेरा मन ही नहीं लगता, और मैं सब जानता हूं गलत क्या है, लेकिन गलत काम से मेरा पीछा ही नहीं छूटता। आज भी हम में से बहुत सारे लोग दुर्योधन हैं जो जानते सब हैं, लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं है, उसमें हमारा मन नहीं लगता। तो फिर इस बाधा को कैसे दूर करें? इस बाधा का नाम है अवृत्ति। इसका मतलब अगर आपके पास नैतिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक अभिवृत्ति नहीं है तो आपका नैतिक ज्ञान सिर्फ सिद्धांत में रह जाएगा, व्यवहार में नहीं आएगा। केवल उन्हीं लोगों का नैतिक ज्ञान नैतिक आचरण में तब्दील होता है जिन लोगों के पास उस नैतिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक अवृत्ति भी मौजूद है, मॉरल एटीट्यूड भी मौजूद है। इसका मतलब नैतिक ज्ञान नैतिकता के आचरण के लिए एक अनिवार्य दशा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इट इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तब क्या करना होगा? हमको यह सीखना होगा कि अब वृत्तियों का नैतिकता में क्या योगदान है। अब वृत्तियां हमारे ज्ञान को व्यवहार में बदलती हैं, अन्यथा आप कितनी भी नैतिकता जानते रहे आप व्यवहार में नैतिक आचरण नहीं करेंगे। जैसे आपने दूसरा उदाहरण सुना होगा, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में रुचि रखते हैं, रावण।
रावण ज्ञानी कम नहीं है, प्रकांड पंडित है। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के जमीन पर गिरने के बाद जब वो मृत्यु की ओर जा रहा है, कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। तो रावण तो बड़ा ज्ञानी था, लेकिन रावण ने अपने ज्ञान के अनुरूप नैतिक आचरण नहीं किया, क्योंकि रावण में नैतिक अवृत्ति का अभाव है। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनके द्वारा फैली हुई नैतिकता, अनैतिकता असल में ज्ञान के अभाव के कारण पैदा हुई अनैतिकता नहीं है, ये अवृत्ति के अभाव की अनैतिकता है। इसीलिए आपके सिलेबस में दूसरा हिस्सा जुड़ता है जो बात करता है किसकी? एटीट्यूड की। कहां प्रवेश करते हैं इससे? साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी एथिक्स नहीं है, साइकोलॉजी एथिक्स नहीं, मनोविज्ञान एथिक्स नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान एथिक्स के सिद्धांत को व्यवहार में बदलने का तरीका है। जब तक हमारे मनोविज्ञान नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बनाए जाएंगे, तब तक उस समाज में नैतिक सिद्धांत जानने वाले लोग होंगे, उसका पालन करने वाले लोग नहीं। जैसे भारत के बारे में आप किसी से पूछें, कह देगा यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा ये आदर्श है, और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेप वाले देशों में से एक है। इसका मतलब नारियों की पूजा जहां करते वहां देवता बसते हैं, ये बात हम जानते हैं, ये हमारी परंपरा में एक सिद्धांत है, लेकिन आज वो हमारी अभिवृत्ति में मौजूद नहीं है। इसीलिए हमारा नारियों के प्रति सैद्धांतिक नजरिया कुछ और है और व्यवहारिक आचरण कुछ और है। सिविल सेवा क्या चाहती है कि आप पहले तो ज्ञान प्राप्त करें, समझें कि क्या सही और क्या गलत है, और फिर यह भी समझें कि केवल सही गलत समझना पर्याप्त नहीं होगा, उस सही गलत के अनुरूप अवृत्ति का निर्माण करना भी जरूरी है। जब आप सिविल सेवक के तौर पर जनता के बीच में जाएंगे, किसी कानून को लागू करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उस कानून को सैद्धांतिक तौर पर तो आप लोगों को समझा दें कि नैतिक है, उसके बावजूद लोग उसका पालन ना करें। क्या करना पड़ेगा? तब आपको जनता की अवृत्ति समझनी पड़ेगी, उसको बदलने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जैसे किसी से भारत में पूछ लीजिए कि सफाई ठीक है या नहीं, हर आदमी कहेगा सफाई होनी चाहिए, और वही आदमी क्या करता है? उसी के 2 घंटे बाद कूड़ा फेंक देता है। सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई की एटीट्यूड का अभाव है। ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपको चैलेंज सबसे जो बड़ा फेस करना पड़ेगा, वो यही फेस करना पड़ेगा कि आपके मातहतों में भी, जनता में भी प्रायः नैतिक ज्ञान की समझ होगी, लेकिन नैतिक अवृत्ति नहीं होगी। इसलिए आपके सिलेबस में दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ है। अगर इस हिस्से को भी हम ले लें, अवृत्ति को भी सीख लें, तो इधर नैतिक आचरण पाने की संभावना बढ़ जाएगी। ज्ञान अगर हो, उसके अनुरूप अवृत्ति हो, तो नैतिक आचरण पाने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरी बात पर आइए, क्या एक आदमी के पास ज्ञान है, नैतिक अवृत्ति है, तो नैतिक आचरण करना शुरू कर देगा? नहीं जनाब, अभी भी नहीं करेगा। क्या बाधा है? डॉक्टर की तरह हम डायग्नोसिस कर रहे हैं और नैतिक आचरण में पाई जाने वाली बाधाओं की पड़ताल कर रहे हैं, और उन्हीं बाधाओं के आधार पर दिखा रहे हैं कैसे यूपीएससी ने आपके सिलेबस को डिजाइन किया है। क्या तीसरी बाधा है? तीसरी बाधा है, आप कितना भी नैतिक आदमी चुन लीजिए, लेकिन जब तक आपको यह समझ नहीं है कि एक किस्म का नैतिक आदमी किसी एक काम को कर सकता है, हर काम को नहीं, दूसरे काम को करने के लिए दूसरी नैतिकता का टाइप चाहिए। जैसे सामान्य बातचीत में अगर आपसे पूछा जाए कि दयालु और करुणा से भरा हुआ आदमी, कॉम्पैशनेट और बेनोवलेंट आदमी, ये कैसा है? आप कहेंगे बहुत अच्छा है, नैतिक है। चलिए जनाब, इस आदमी से हम एक व्यवसाय खुलवा देते हैं। मुखर्जी नगर में आप इसको एक ग्रॉसरी का स्टोर खुलवा दीजिए। उस आदमी को जिसमें करुणा और दया बहुत भरी हुई है, क्या करेगा ये? इसके पास कोई भिखारी सामान खरीदने पहुंचा, बिस्किट के एक पैकेट का दाम 10 रुपया है, इसको करुणा आ गई, दया आ गई, इसने 10 रुपए लागत वाले बिस्किट को फ्री में दे दिया। दूसरा आदमी पहुंचा, थोड़ा गरीब है, उसको 10 रुपए बिस्किट 5 रुपए में बेच दिया। तीसरा आदमी पहुंचा जो सामान्य है, इससे 10 रुपए में 10 रुपए में लिया। अगले दिन से पूरे मुखर्जी नगर में प्रचार हो जाएगा कि इस आदमी के यहां फटे पुराने कपड़े पहन के पहुंचो, सब सामान फ्री मिलो।
आप पाएंगे कि 3 दिन बाद इसकी पूरी दुकान का सामान खाली हो जाएगा और दिवालिया हो जाएगा, इसकी पूरी पूंजी डूब जाएगी। ये नैतिक था, लेकिन ये व्यवसाय करने के लिए ठीक नहीं था। व्यवसाय वही आदमी कर सकता है जिसमें पूंजी निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता हो, क्षमता हो। क्या समझता हो? जितना ज्यादा पूंजी निर्माण करेंगे उतना रोजगार पैदा करेंगे, उतने ज्यादा लोगों का भला होगा। ये आदमी कभी अपने मुनाफे को नहीं छोड़ेगा। नैतिक है, लेकिन इसमें व्यावसायिक नैतिकता है। तो आपने करुणा वाले आदमी को, जिसका स्वभाव संत है, सेवा वाला, उसको व्यवसायी बना दिया, व्यवसाय डुबो देगा। और वैसे ही आपने जहां सेवा की नैतिकता की जरूरत थी, वहां सब सिविल सेवा में व्यवसायियों को भेज दिया। क्या करना चाहते हैं वहां जाके? ये सिविल सेवा में जाके व्यवसाय करना चाहते हैं, ऐसा व्यवसाय जिसमें कभी मंदी आती ही नहीं है, एक बार बस पोस्टिंग हो जाए। क्या पाओगे? सेवा की जगह व्यवसायी भेज दोगे, व्यवसायी की जगह सेवक भेज दोगे, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। राजनीति, सिविल सेवा सेवाएं हैं। राजनेताओं की जगह व्यवसायी भेज दिया, सिविल सेवकों की जगह व्यवसायी भेज दिया। और जहां व्यवसाय करना उनसे सेवा करवाना चाहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि व्यवसायी सब सामान अपना फ्री में बांट दें। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप आते हैं, सोचते हैं फ्री वाला जो दे दे कोचिंग वो बढ़िया है। गलत सोचते हैं आप। इसका मतलब है कि नैतिक आचरणों के लिए जरूरी है कि हम जिस तरह की नैतिकता जिस जगह जिस संस्था में चाहते हैं, उसी तरह के लोगों का वहां चुनाव करें। इसको कहते हैं सही आदमी सही जगह, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। इसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी आदमी में नैतिक ज्ञान भी हो, नैतिक आवृत्ति भी हो, लेकिन उसमें अगर उस काम को करने का एप्टीट्यूड नहीं है तो वो नैतिक आचरण नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके सिलेबस में तीसरा हिस्सा किसका है? एप्टीट्यूड का, जिसमें क्या लिखा है? सिविल सेवा के बहुत सारे मूल्य लिखे हुए हैं कि अगर आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं तो आप में ये वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए। ये तीसरा हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति में, इसको कहते हैं आवृत्ति के, जैसे आवृत्ति कहते हैं एटीट्यूड को, वैसे एप्टीट्यूड के लिए हिंदी में शब्द है अभिक्षमता। तो जनाब, अगर किसी में नैतिक ज्ञान है, सही गलत की समझ है, उस आदमी के पास सही किस्म की आवृत्ति भी है उसी नैतिक ज्ञान के अनुरूप, और वो आदमी वहां भेजा गया जिस जगह के लिए मुफीद है, फिट है, तब इसके नैतिक आचरण करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो सिविल सेवा ने आपके तीसरे हिस्से में क्या रखा है? एप्टीट्यूड रखा है। चौथा हिस्सा आइए, जब आप सिविल सेवक बनेंगे तो क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि एक एक व्यक्ति को नैतिक बनाया जाए, या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि संस्थाएं नैतिक बना दी जाएं, जिससे उन संस्थाओं में आने वाले लोग नैतिक आचरण करने के लिए बाध्य हो जाएं? दो तरह के मॉडल हैं दुनिया में नैतिकता के। एक जिसमें हम व्यक्ति पर भरोसा ज्यादा करते हैं, और दूसरा जिसमें हम संस्थाएं ऐसी बनाते हैं कि गलत व्यक्ति भी वहां अगर आ जाए तो भी गलत काम ना कर सके। चौथा हिस्सा जो आपके सिलेबस का है वो यही चाहता है, ऐसा शासन प्रशासन का ढांचा बनाओ कि शासन में शुचिता रहे, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस रहे। ऐसे कानून ढूंढो और बताओ और सोचो जिन कानूनों के अनुपालन के कारण शासन में हमेशा पारदर्शिता बनी रहे, कि कोई एक आदमी अगर आ जाए प्रशासन में या शासन में तो वो अनैतिक आचरण कर ही ना सके, क्योंकि हमने क्या कर रखा हो? आरटीआई का कानून लगा रखा हो, क्योंकि हमने सिटीजन चार्टर लगा रखा हो। इसका मतलब एक नैतिक शासन का ढांचा कैसे बनाया जाए जिसमें अनैतिक आचरण की संभावना या अनैतिकता वाली बाधा को मिनिमाइज कर दिया जाए और नैतिकता को मैक्सिमाइज कर दिया जाए। यह जो चौथा हिस्सा है यह आपका गवर्नेंस का हिस्सा है, जिसका मूल लक्ष्य क्या है? ऐसी संस्था क्रिएट करना जिसमें हम महत्तम नैतिक आचरण प्राप्त कर सके, और किसी भी व्यक्ति को उसमें भेज दे तो व्यक्ति की मर्जी ना चल पाए। सिटीजन चार्टर लगा देंगे, कह देंगे अगले आदमी से तुमको इस विभाग से यह सेवा 15 दिन में मिल जाएगी, एप्लीकेशन डालो, भूल जाओ। अब आप चाहे जितने बेईमान अधिकारी हैं, आदमी 15 दिन में उसको पता है कि सेवा मिल जाएगी, आप उसे घूस मांग ही नहीं सकते, क्योंकि 15 दिन आपके पास आएगा ही नहीं।
और 15वें दिन आप सेवा देने के लिए उसको बाध्य हैं, तो आपके घूस लेने की संभावना खत्म हो गई। सृजन चार्टर क्या कर देगा? सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करेगा और उसके कारण किसी सेवा प्रदाता को सेवा लेने वाले को ब्लैकमेल करने का अवसर समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से चौथा हिस्सा जो आपका है, जिसको हम कहते हैं प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये जो हिस्सा है ये क्या है? प्रशासकों के नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया हिस्सा है। पांचवा एक हिस्सा जो सिलेबस में दिखता नहीं है, और कई बार इसी गलतफहमी में लोग सोचते हैं सिलेबस पढ़ लेंगे तो एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा। 3 सवाल हर साल यूपीएससी में आते हैं। जब मैं पेपर की एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा 30 नंबर का सवाल हर साल आता है। इसलिए अगर किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ा हो और सोचे एथिक्स का पेपर हल हो जाएगा, हल नहीं होगा, क्योंकि एथिक्स एक खास तरह के प्रेरणा से आता है, मोटिवेशन से। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पाते कि नैतिक बनने में फायदा क्या है, व्हाट इज बेनिफिट इन बिकमिंग मॉरल, तब तक आप नैतिक आचरण नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास नैतिकता के संदर्भ में एक खास किस्म की प्रेरणा का होना जरूरी है। यह सिलेबस में दिखता नहीं, लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर यूपीएससी ने अलग अलग सवाल पूछे हैं। जैसे सवाल आया यूपीएससी में कि सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा ही सारी नैतिकता के समस्याओं का मूल कारण है। हम लोग यहां क्या पढ़ रहे हैं? नैतिकता में बाधा। सवाल क्या है? सारी नैतिकता में बाधा है सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा। अब जरा आप इस सवाल को ढूंढिए कि सिलेबस में किस हिस्से को पढ़ के आप इस सवाल को कर देते। आप पाएंगे सिलेबस से सवाल ये हल नहीं होगा। तो एक हिस्सा अदृश्य रूप से पूरे सिलेबस में घूम रहा है, वो है नैतिक प्रेरणा। किस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब कि मैं नैतिक क्यों बनूं, मेरा नैतिक बनने में क्या फायदा है। जो लोग इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते, वो उनके नैतिक बनने की संभावना कम होगी। इस 5 चीजों को जोड़ दीजिए, यानी किसी आदमी को इस सवाल का जवाब मिलने लगे कि मैं नैतिक क्यों बनूं, उसके पास सही और गलत की समझ का ज्ञान हो, उसके पास नैतिक वृत्ति हो, उसके पास एप्टीट्यूड हो, जिस जगह वो काम कर रहा हो उस जगह की काम करने की अभिक्षमता हो, और उसको ऐसी संस्था में रखा गया हो जहां उसके बेईमानी करने की संभावनाएं कम हो। तो इधर क्या मिलना शुरू हो जाएगा? नैतिक आचरण। ये आपके सिलेबस के 4 हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़कर क्या प्रदान करेंगे आपको? एक प्रोडक्ट के तौर पर मॉरल कंडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और क्या खत्म कर देंगे? मॉरल क्राइसिस का अंत कर देंगे। तो पूरा सिलेबस मैं कहता हूं हमेशा कि मॉरल क्राइसिस को समाप्त करने के लिए बनाया गया सिलेबस है। अब जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो कैसे पता चले कि आप में नैतिक समझ है कि नहीं है? कैसे पता चले कि आप अवृत्ति लोगों का चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कैसे पता चले कि आप सही जगह पर काम करने के लिए चुने गए आदमी हैं कि नहीं? इन्हीं सबको समझने के लिए हम सवाल पूछेंगे आपसे। कौन सवाल? जिनमें हम कुछ दुविधाओं में आपको डालेंगे, और उन दुविधाओं में डालकर हम क्या टेस्ट करेंगे? आपके निर्णय की क्षमता। क्या पता करेंगे? जो निर्णय लिया आपने उसमें आपके पास ये समझ है या नहीं कि वो निर्णय उचित है या अनुचित। जो आप निर्णय ले रहे हैं उसके पीछे आपने कितने तरह के ज्ञानों से सिद्ध किया कि वो निर्णय होना चाहिए। क्या क्या प्रतिमान आपने प्रस्तुत किए उसके लिए। ज्ञान टेस्ट करेंगे आपका। क्या टेस्ट करेंगे? आपकी आवृत्ति टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी आवृत्ति क्या है और दूसरों की आवृत्ति आप कैसे बदल सकेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? कि आप किसी संस्था के संदर्भ में क्या राय रखते हैं कि उसमें किस तरह के कानून नियम होने चाहिए। इन सब बातों को टेस्ट करने के लिए जो सवाल बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं केस स्टडी और डिलेमा। तो असल में केस स्टडी और डिलेमा एथिक्स नहीं है, ये एथिक्स के ज्ञान की पड़ताल है कि आपको अलग अलग एथिक्स के खंडों की जानकारी कितनी है। ये बातें अगर आप समझते हैं तो आप समझते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कैसे एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर आपस में गुथा और जुड़ा हुआ है। तो आज इतनी ही चर्चा। अगली मुलाकात में जब हम लोग बातचीत करेंगे तो हम सीखेंगे कि अब तक सिविल सेवा में कितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और उनकी आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है,
उनमें किस तरह के सवालों को आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उनका वेटेज क्या है अलग अलग हिस्सों का, सिविल सेवा में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ लैग कर रहे हैं हम, कहाँ कमी हम में है, इस तरह की बातों पर अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में